प्लाज्मा मैन के पिछले एपिसोड में आपने देखा। देखो टीचर, कल जो मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए कल की हरकत के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। पता लगाओ कि करीम कहाँ पर है, वो सुबह से लेकर शाम तक क्या करता है और कहाँ जाता है। यहाँ हर तरफ सुकून ही सुकून है। जब जब मैं टेंशन में होता हूँ तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। और घर से थोड़ी दूर पर विक्रांत सिंह के आदमी भी मौजूद थे और वे सही मौके का इंतज़ार कर रहे थे। और अब आगे। घर के अंदर आने के बाद करीम याजूसी से कहता है, हे क्या तुम्हें घर पसंद नहीं आया? याजूसी कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, घर काफ़ी खूबसूरत है और ख़ास बात यह है कि ये लकड़ी का बना हुआ है। वैसे वॉशरूम किस तरफ है करीम? और करीम इशारा करते हुए कहता है, ओ वॉशरूम वो तो उस तरफ है। फिर 5 मिनट बाद याजूसी वॉशरूम से बाहर आती है और करीम याजूसी से कहता है, तुम यहाँ कंफर्टेबल फील तो कर रही हो ना? मेरा मतलब तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना टीचर? याजूसी कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं। करीम कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम इतनी दूर घर से बाहर पहली बार निकली हो, इसलिए तुम थोड़ा घबराई हुई हो। क्यों, मैंने ठीक कहा ना टीचर? याजूसी जवाब में कहती है, मैं जहाँ भी रहूँ अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। करीम कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम पर कोई भी आँच आने नहीं दूँगा। ज़िंदगी में हालात चाहे जितने भी बुरे हो जाएं, मैं तुम्हारे साथ साया बन के रहूँगा। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा टीचर। जिस पे याजूसी कहती है, मैं तुमसे वादा करती हूँ करीम, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहूँगी। मैं भी तुम्हारे बिना ज़िंदा नहीं रह सकती, मैं मर जाऊँगी। और इतना सुनते ही करीम याजूसी को किस करने लगता है और किस करते करते करीम याजूसी के गले से उसका दुपट्टा उतारने लगता है। जिस पे याजूसी करीम से कहती है, करीम रुको, हम ये नहीं कर सकते। और करीम कहता है, क्यों, क्या हुआ टीचर, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? याजूसी कहती है, भरोसा है, लेकिन ये सब मैं तुमसे शादी के बाद कर सकती हूँ। करीम कहता है, शादी के लिए अभी हमारे पास बहुत वक्त है और क्या पता ज़िंदगी रहती है या नहीं। और इतना सुनते ही याजूसी कहती है, बस चुप हो जाओ, इसके आगे कुछ मत बोलो। और याजूसी करीम को अपने करीब आने देती है और देखते ही देखते करीम और याजूसी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं आमिर और अनंत को, जो एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। आमिर अनंत से नशे की हालत में बोलता है, भाई तू तो बड़ा ही छुपा रुस्तम निकला। पहले तूने कहा कि मैं शराब पीता ही नहीं हूँ और आज मैंने तेरे सामने बोतल रख दी तो तू पैक पे पैक मारे जा रहा है। जिस पे अनंत कहता है, अगर मुझे मुफ्त की शराब मिलती है तो मैं पीने से पीछे नहीं हटता। अच्छा एक बात बता आमिर, क्या आज सच में तेरे करीम भाई यहाँ नहीं आएंगे? जिस पे आमिर कहता है, हाँ यार नहीं आएंगे, तू इतना घबरा क्यों रहा है? और वैसे भी करीम भाई आ भी गए तो क्या होगा? जिस पे अनंत कहता है, तेरा तो पता नहीं दोस्त, अगर वो यहाँ आ गए तो वो मुझे घर से धक्के मार कर निकाल देंगे। तेरे करीम भाई काफ़ी खड़ूस हैं। और आमिर हंसते हुए कहता है, नहीं दोस्त, वो अब खड़ूस नहीं रहे, मेरे करीम भाई बदल चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ याजूसी मैम की वजह से। फिर आमिर थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है, बचपन से लेकर आज तक मेरे करीम भाई ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। उन्होंने मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, उन्होंने मेरी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस किया है।
अम्मी अबू के जाने के बाद मानो करीम भाई हंसना ही भूल गए थे। वक्त के साथ साथ उनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अजीब होता चला गया। वे लोगों से बहुत कम बात करने लगे और उन्हें छोटी छोटी बात पर ही गुस्सा आ जाता था। उनकी ज़िंदगी काफ़ी वीरान हो गई थी। उन्हें अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी ताकि वे मुझे पाल सके। उन्होंने मेरे फ्यूचर के लिए अपने सारे सपनों का गला घोट दिया। मेरे करीम भाई जैसा कोई नहीं है। फिर मैंने याजुशी मैम को देखा और मैंने याजुशी मैम का बिहेवियर नोटिस किया। क्लास में पढ़ाते वक्त याजुशी मैम हर स्टूडेंट को इक्वली इम्पोर्टेंस देती हैं और सबसे प्यार से बात करती हैं। उन्होंने आज तक किसी से ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की और मैं समझ गया कि याजुशी मैम सिर्फ और सिर्फ मेरे करीम भाई के लिए ही बनी हैं। फिर अनंत कहता है, हाँ आमिर, तूने बिल्कुल ठीक कहा। तेरे करीम भाई और याजुशी मैम की जोड़ी एक नंबर की लगती है। फिर आमिर कहता है, हाँ तूने सही कहा। वैसे अनंत, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अनंत कहता है, शुक्रिया? लेकिन किस बात के लिए दोस्त? आमिर कहता है, शुक्रिया इसलिए कि तूने मेरी पढ़ाई में बहुत मदद की है। तेरी वजह से मैं फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स ला पाया। तू मेरा सच्चा दोस्त है यार और ज़िंदगी भर रहेगा। जिस पे अनंत कहता है, तूने तो ऐसी बातें करके मुझे इमोशनल कर दिया यार, मेरी सारी दारू उतर गई। और आमिर हंसते हुए कहता है, अरे भाई टेंशन क्यों लेता है, ये देख अभी आधी बोतल बची है, अब इसे दोनों भाई मिलकर ख़त्म करते हैं। तू सिगरेट जला, मैं पैक बनाता हूँ। और इधर हम करीम और याजुशी को देखते हैं। याजुशी करीम से कहती है, करीम ये जो पल हम बिता रहे हैं ये कितना खूबसूरत है। जी करता है बस ऐसी ही तुम्हारी बाहों में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दूँ। करीम कहता है, हाँ टीचर, मैं भी यही चाहता हूँ। फिर याजुशी कहती है, मुझे कभी कभी डर लगता है कि कहीं हमारी इस प्यार को कोई नज़र न लगा दे। करीम कहता है, तुम टीचर होकर टोने टोटके पे विश्वास करती हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना। और तभी याजुशी के मोबाइल पर उसकी मॉम का कॉल आता है और याजुशी करीम से कहती है, मम्मी का कॉल आया है, मैं बात करने बाहर जा रही हूँ। करीम कहता है, अरे यहीं बात कर लो ना, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। याजुशी कहती है, अरे मैं थोड़ा बाहर टहलना चाहती हूँ, ताज़ी हवा भी खा लूँगी इसी बहाने। करीम कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है तो फिर जाओ, मैं भी आता हूँ थोड़ी देर से। फिर याजुशी घर से बाहर निकल कर आती है और अपनी माँ को कॉल करने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि विक्रांत सिंह के आदमी जो कब से घात लगाए हुए बैठे हुए थे और उन तीनों की नज़र याजुशी पर पड़ती है और उनमें से एक आदमी बोलता है, चलो लड़कों तैयार हो जाओ, उस लड़की को टपकाने का वक्त आ गया है। फिर वे तीनों अपनी कार से उतरकर दबे पांव याजुशी के पास जाने लगते हैं। इधर याजुशी अपनी मां को कॉल करने जा ही रही होती है, लेकिन तभी याजुशी के सामने एक सांप गुजरता है जिससे याजुशी डर जाती है और उसके हाथ से उसका मोबाइल छूट जाता है। और इतने में उनमें से एक आदमी याजुशी पर गोली चला देता है, लेकिन याजुशी अपना मोबाइल उठाने के लिए नीचे झुक जाती है जिससे याजुशी गोली से बच जाती है और गोली की आवाज़ सुनकर याजुशी जोर से चीखती है। इधर करीम भी याजुशी की चीख और गोली की आवाज़ सुनकर बहुत घबरा जाता है और वह तुरंत अपनी गन लेकर बाहर निकलता है और करीम उन तीनों को देख लेता है। फिर करीम दौड़ते हुए उन तीनों की तरफ भागता है और अपनी गन से 2 बार फायर करता है, जिससे एक गोली एक के सर में जाकर लगती है और दूसरी गोली एक के सीने में जाकर लगती है, जिससे उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। और जो तीसरा आदमी था वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है और करीम भी उसकी ओर भागता है और उसके पैर पर गोली मार देता है और वह आदमी वहीं पर गिर जाता है। फिर करीम उसके पास जाता है और उसका कॉलर पकड़ता है और उसके माथे पर अपनी गन पॉइंट करके कहता है, बता तू कौन है और यहाँ क्यों आया है और तू किसके लिए काम करता है, बता। अगर तूने अगले 5 सेकंड में कुछ नहीं बोला तो मैं तुझे अभी मार डालूंगा, बोल कमीने बोल। जिस पे वह आदमी कहता है, मैं सब बताता हूँ लेकिन प्लीज गोली मत चलाना प्लीज। और इतने में याजुशी भी वहाँ पर आ जाती है और करीम के हाथ में गन देखकर वह डर जाती है और चिल्लाती है, करीम रुको प्लीज, उसे मत मारना, तुम्हें मेरी कसम, उसे जाने दो। फिर करीम उस आदमी से फिर से कहता है, तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा, बता जल्दी, तुझे यहाँ किसने भेजा है। और वह आदमी जवाब देते हुए कहता है, हम विक्रांत सिंह के लिए काम करते हैं और उन्होंने ही इस लड़की को मारने के लिए भेजा था। और इतना सुनते ही करीम उसके चेहरे पर जोर से पंच मारता है। फिर याजुशी करीम से कहती है, ये सब क्या है करीम,
ये लोग कौन थे? तुम कुछ बताते क्यों नहीं? आखिर ये कौन लोग थे और मुझे मारना क्यों चाहते हैं? फिर करीम याजुशी से कहता है, मैं तुमको सब बताता हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ, देखो डरो मत, प्लीज शांत हो जाओ। फिर करीम याजुशी को सारी सच्चाई बताता है कि वो क्या करता है, वो कैसे काम करता है। करीम वो सब बताता है जो उसने विक्रांत सिंह के कहने पर आज तक किया था। और याजुशी सच्चाई सुनते ही करीम से कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया करीम? मैंने सोचा था कि तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम तो कातिल निकले। ये तुमने क्या किया करीम? तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? और याजुशी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। फिर करीम याजुशी को समझाता है और उसे बताता है कि किस तरह से उसने जिंदगी जी अपने अम्मी अब्बू को खोने के बाद। वो बताता है कि किस तरह से उसने अपने छोटे भाई को पाला और बड़ा किया और किस तरह से वो गलत रास्ते में आया। फिर याजुशी करीम की बातों पर गौर करते हुए कहती है, अगर तुम्हें मेरे साथ जिंदगी बितानी है तो तुम्हें सब कुछ छोड़ना होगा जो तुम अब तक करते आए हो। मैं तुम्हारे साथ डर डर के नहीं रहना चाहती, समझ गए तुम करीम? जिस पे करीम कहता है, हाँ याजुशी, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे और मेरा पास्ट हमारी इस नई जिंदगी में कोई रुकावट नहीं बनेगा। याजुशी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब तुम अंदर जाओ और आराम से सो जाओ, मैं अभी आता हूँ। फिर याजुशी घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद करीम विक्रांत को कॉल करता है और उससे कहता है, तुमने ये अच्छा नहीं किया विक्रांत, जो तुमने आदमी भेजे थे याजुशी को मारने के लिए, मैंने उन्हें मार डाला है और हाँ, आज से हमारा कोई वास्ता नहीं। जिस पे विक्रांत कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते करीम, तुम इस तरह से पीछे नहीं हट सकते। मेरा बिजनेस तुम संभालते थे और आगे भी तुम ही संभालोगे, सुना तुमने? करीम कहता है, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा बिजनेस। विक्रांत सिंह कहता है, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो करीम, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा, सुना तुमने? नहीं जी पाओगे तुम। और इतने में करीम फोन को काट देता है। अगले दिन करीम और याजुशी गांव से रीवा आ रहे होते हैं। फिर याजुशी करीम से कहती है, मुझे कॉलेज के पास उतार देना। जिस पे करीम कहता है, तुम कल के हादसे की वजह से रात को ठीक से सो नहीं पाई हो और तुम कहती हो कि मुझे कॉलेज के पास उतार देना। आज कॉलेज से छुट्टी ले लो और घर जाकर आराम करो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। याजुशी कहती है, नहीं, मैं छुट्टी नहीं लूंगी, मुझे कॉलेज के पास उतार देना। करीम कहता है, ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी टीचर। फिर करीम याजुशी को कॉलेज के पास उतार देता है और उससे कहता है, चलो शाम को मिलते हैं टीचर। और इतना कहकर करीम वहाँ से चला जाता है और रूम में आकर सो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं किसी अनजान शख्स को जो फोन में बात करते हुए कहता है, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में एक याजुशी गौतम नाम की एक टीचर पढ़ाती है, जैसे ही वह अपने कॉलेज से घर जाए तो उसे गोली मार देना। और जो आदमी फोन में बात कर रहा था वो कहता है, ठीक है, काम हो जाएगा। इधर याजुशी स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी और याजुशी को देखकर आमिर अनंत से कहता है, आज याजुशी मैम जरा खोई खोई सी लग रही हैं। अनंत कहता है, हाँ दोस्त, तुमने ठीक कहा, उनका चेहरा आज मुरझाया मुरझाया लग रहा है, कहीं तुम्हारे करीम भाई ने उन्हें कुछ कह तो नहीं दिया? आमिर कहता है, हाँ हो सकता है, क्लास फ्री होते ही मैं उनसे पूछ लूंगा। और करीब 1 घंटे बाद क्लास फ्री हो जाती है। फिर याजुशी कॉलेज के बाहर आती है और सड़क के किनारे रुककर ऑटो का वेट करने लगती है। और सड़क के उस पार हम देखते हैं कि 2 आदमी हेलमेट लगाए अपनी बाइक पर सवार खड़े हुए थे और जो पीछे बैठा हुआ था वह धीरे धीरे गन निकालता है और याजुशी को गोली मारने जाता है। और तभी हम देखते हैं आमिर और अनंत भी कॉलेज के बाहर अपनी बाइक से आ रहे होते हैं। फिर आमिर याजुशी के पास बाइक रोक देता है और फिर इधर जो आगे आदमी बैठा था वो पीछे वाले से कहता है, अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो, उसे मारो जल्दी, वैसे भी काफी भीड़ बढ़ रही है। और इतना कहती हुआ आदमी गोली चला देता है और गोली जाकर लगती है आमिर के कंधे पर, जिससे आमिर वहीं पर गिर जाता है। और गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग चिल्लाने लगते हैं। और तभी आदमी अपने साथी से कहता है, ये क्या किया तुमने, उसे थोड़ी मारना था, अब चलो यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। और इतना कहते हुए वे वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। इधर याजुशी आमिर को पकड़कर रोने लगती है और अनंत भी काफी परेशान हो जाता है। फिर अनंत तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है और 10 मिनट बाद एम्बुलेंस आती है
और आमिर को लेकर रीवा सिटी हॉस्पिटल ले जाती है और याजुशी तुरंत करीम को कॉल करती है और उससे कहती है करीम जल्दी रीवा सिटी हॉस्पिटल पहुंचो, आमिर को गोली लगी है। और इतना सुनते ही करीम सहम सा जाता है और वह तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर रीवा सिटी हॉस्पिटल आता है। फिर करीम हॉस्पिटल के अंदर आता है और वह याजुशी और अनंत को वहाँ पर देखता है और याजुशी भी करीम को देखती है और उससे लिपट कर रोने लगती है। फिर करीम याजुशी से पूछता है क्या जो तुमने कहा वो सच है टीचर, कहाँ है मेरा भाई? जिसपे याजुशी रोते हुए कहती है आमिर को ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। फिर करीम अनंत से पूछता है क्या तुमने गोली चलाने वालों को देखा, वो कैसे दिखते थे बताओ मुझे। जिसपे अनंत कहता है उन्होंने सर पर हेलमेट पहन रखा था करीम भाई, और वह गोली चलाने के बाद तुरंत वहां से निकल चुके थे और वो पल्सर बाइक में थे। सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ करीम भाई। फिर याजुशी करीम से कहती है कहीं है वही लोग तो नहीं करीम जो कल रात को मुझ पर हमला किए थे? आज भी मुझे वे लोग मारना चाहते थे लेकिन गोली आमिर को लग गई। फिर करीम सोचता है कि ये काम सिर्फ विक्रांत सिंह का है और करीम गुस्से से आग बबूला हो जाता है और करीम हॉस्पिटल से जाने लगता है। जिसे देखकर याजुशी कहती है कहाँ जा रहे हो करीम, रुको प्लीज, तुम कहाँ जा रहे हो इस वक्त? जिसपे करीम कहता है याजुशी तुम यहीं रुको आमिर के पास, और करीम सीधे रूम आता है। फिर करीम अपने आप से कहता है विक्रांत सिंह मैंने तुम्हें एक बार वार्न किया था पर तुम नहीं माने, तुमने मेरे छोटे भाई पर हमला करवाकर ठीक नहीं किया। मैं अपनी अम्मी अब्बू को तो नहीं बचा सका, अम्मी अब्बू के जाने के बाद मेरा जो परिवार है वो आमिर और याजुशी है और मुझे अपनी फैमिली को बचाने के लिए तुम्हें हर हाल में मारना होगा विक्रांत। तुम जब तक जिंदा रहोगे आमिर और याजुशी खतरे में ही रहेंगे। मैं आ रहा हूँ विक्रांत तुम्हारी कहानी हमेशा के लिए खत्म करने। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी अनजान शख्स को जो इंस्पेक्टर अजय को कॉल करता है और उनसे कहता है आज जाने माने बिजनेसमैन विक्रांत सिंह की हत्या होने जा रही है, उनके अपने ही घर पर। कातिल भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। और इंस्पेक्टर अजय उनसे पूछते हैं आखिर तुम हो कौन, कौन हो तुम और कहां से बोल रहे हो? जिसपे वो अनजान शख्स बोलता है मैं विक्रांत सिंह का दोस्त बोल रहा हूँ, प्लीज मेरे दोस्त को बचा लीजिए। अब फोन रखता हूँ इंस्पेक्टर, उम्मीद है कि आप उसे बचा लेंगे, बाय इंस्पेक्टर। और इतना कहकर वो फोन को काट देता है और जोर जोर से हंसने लगता है।